हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल निशान डिजिटल कोटा। और आज हम लेके आए आपके लिए रीनीट का बहुत ही शानदार सॉल्यूशन। तो बनी रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आपको रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है बेटा, और बेंजीन में आपको क्या बोला गया है, असाइल हैलाइड जो है वो आपको गिवन है AlCl3 के साथ, जो कि एक लुईस एसिड है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको गिवन है। चलिए तो करते हैं इसको। क्या बोलना चाह रहा है ये हमारे पास। चलिए तो आपके पास बेंजीन है, आपने उसके अंदर असाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया है लुईस एसिड की प्रेजेंस में। दैट मीन्स ये फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है आपके पास। तो यहां से मिल जाएगा आपको एक इलेक्ट्रोफाइल, और इसके बिहाफ पर क्या होगा, यहां पर ज्वाइनिंग हो जाएगी और बन जाएगा आपके पास एसिटोफिनोन। बच्चों क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन आपके पास बन जाएगा। अब जब आप एसिटोफिनोन में क्या डाल रहे हैं, एसिटोफिनोन में आप यूज कर रहे हैं सोडियम हाइपो और क्लोराइड, क्योंकि ये एक तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो हेलोफॉर्म में ये हमारे पास कौन सी है, NaOH+Cl2 भी यहां पर हो सकता है रिएजेंट। ये हमारे पास होती है एक तरह से हेलोफॉर्म रिएक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म बनाएगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये बन गया आपका एक तो क्लोरोफॉर्म, और एक बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक सोल्ट। एक बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक सोल्ट बच्चों। अब एक कंपाउंड इसमें P है और एक कंपाउंड क्या है यहाँ पर, Q है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। क्वेश्चन में बोला गया आपको P इज द सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड Q इज द प्राइमरी अल्कोहल। नहीं, P जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। ठीक है, बोला गया आपको P एंड Q एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, P एरोमेटिक कंपाउंड है, Q एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। क्लोरोफॉर्म इज नॉट अ एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों। इफ P गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन, हाँ सही बात है। Q गिव्स अ पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको कैसे है ये। ठीक है, चलिए तो अगर आप क्या करते हैं बेटा, इसको अगर लाइट में रखते हैं, कहां रखते हैं आप इसको, लाइट में रखते हैं, तो ये बनाएगा आपका फोस्जीन गैस। क्या बनाएगा, फोस्जीन गैस, जो कि एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, वहीं पर अगर आप इसको क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, तो बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है बच्चों, दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं हम। यहां पर थर्ड वाला करेक्ट हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, FeOX का होल थ्राइस जो है हमारे पास क्या है, कायरल है। कायरल मतलब होता है हमारे पास अनसिमेट्री मॉलिक्यूल, जो हमें पता है साफ साफ कि अगर हम यहां पर इसको ओपन करते हैं, ठीक है, FeOX का होल थ्राइस और CrH2O ट्वाइस OX। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है, FeOX का होल थ्राइस है। ठीक है, -4 बोला गया है। हम इसको ओपन करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन है। एक OX आपका इस तरह से जुड़ेगा, एक OX आपका इस तरह से जुड़ेगा, और एक OX आपका जुड़ेगा इस तरह से। साफ साफ दिख रहा है यहां पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कंफर्म है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कंफर्म है कि ये मॉलिक्यूल क्या है बेटा, आपके पास कायरल है। दूसरा मॉलिक्यूल आपको गिवन था क्या, दूसरा मॉलिक्यूल गिवन था आपके पास क्या, ट्रांस में आपके पास है, ट्रांस कंडीशन है, CrH2O होल ट्वाइस और OX ट्वाइस। ट्रांस है बच्चों। ठीक है, ट्रांस आपको गिवन है। CrH2O 2 टाइम्स आपको गिवन है बेटा, और OX जो है वो आपको क्या है, 2 टाइम गिवन है। कॉम्प्लेक्स है आपके पास। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो Cr 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर ट्रांस बोला गया है, इसलिए OX जो है वो हमारे पास प्लेन में आएगा बच्चों, और H2O जो है वो हमारे पास आउट, ऊपर और नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, प्लेन में ऊपर नीचे आएगा बेटा। तो यहां पर आप देखेंगे, तो हम इसको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो यहां से इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, इसलिए ये क्या होगा, अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं क्या बोला गया है आपको।
बोला गया है पहला स्टेटमेंट जो है बेटा क्या है वो करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या है कायरल है, इसलिए क्या है ये इनकरेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इज इन सेकंड इज इनकरेक्ट। सही, जिस बच्चे ने लगाया उसने करेक्ट आंसर लगाया इसका बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन आपको गिवन है बेटा स्टेबलाइज, ठीक है, फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एम्प्टी पी ऑर्बिटल विद। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि एम्प्टी पी ऑर्बिटल गिवन है जो कि प्लस है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि ये है अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर होगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या होने वाला है बेटा यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर होने वाला है। और अगर यहां पर आप देखते हैं तो इस केस में यहां पर पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, मतलब यहां पर होने वाला है आपका कॉन्जुगेशन जिसको आप बोलते हो रेजोनेंस। तो एक साइड से रेजोनेंस चल रहा है और एक साइड से क्या चल रहा है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फील्ड हो जाएंगे। अब जानते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो डीलोकलाइजेशन बोलेंगे, लोकलाइज नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो सिग्मा की वजह से होता है और ये पाई की वजह से होता है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। एम्प्टी नहीं आएगा, स्टार वाला भी नहीं आएगा, एंटी बॉन्डिंग नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ये वाला बोला गया आपको पोटाश एलम। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पोटाश एलम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है K2SO4 डॉट L2SO4 का होल थ्राइस एंड 24 मॉलिक्यूल ऑफ H2। यहां पर आपसे पूछा गया है पोटेशियम और सल्फेट के बारे में। किसके बारे में बेटा, पोटेशियम और सल्फेट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो सल्फेट आयन कितने हमारे पास 4 आयन है और पोटेशियम कितने आयन है 2 आयन है, तो यहां पर आप रेशो निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1:2। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है किसके बारे में बेटा, प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन्स कितने होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है बच्चों। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हैव 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, सब यूनिट्स नहीं होता है बेटा, है ना, सब यूनिट्स नहीं होता है। पॉलीपेप्टाइड यहां पर पॉलीपेप्टाइड तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट टर्शियरी जो है हमारे पास उसमें 2 और मोर नहीं, मैक्सिमम होते हैं, पॉलीमर की तरह काम करता है ये, इसलिए ये आंसर हमारे पास क्या होगा इनकरेक्ट होगा, यूनिट्स आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए ओनली द प्रोटीन हैविंग द क्वार्टर स्ट्रक्चर ऑफ आर बायोलॉजिकली एक्टिव, नहीं सेकेंडरी और वो जो हमारे पास है टर्शियरी वो भी क्या होता है बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स पेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोल्यूलर, बिल्कुल सही बात है, इतना स्टेज होने के बाद भी वो चेन जो है वो जुड़ी होती है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट राइट, लेफ्ट हैंडेड नहीं है बच्चों, राइट हैंडेड आएगा। क्या आएगा बेटा, राइट हैंडेड आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होता करेक्ट होता। फिलहाल ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारे पास इनकरेक्ट, सो 50 का आएगा आपका थर्ड, ठीक है। पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था ये बच्चों, हमें इसको इस तरह से याद रखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपसे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। किसके बारे में पूछा गया बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पूछा गया है। यहां पर आप देखेंगे तो पूछा है आपको कि डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए 3 डिजिट तक, मतलब जो भी डेसिमल है उसमें 3 डिजिट के बाद देखना है, डेसिमल है उसमें 3 डिजिट। तो आप देखेंगे 5 आ रहा है, दोनों ही केस में कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, दैट मीन्स 5 और 5 से ज्यादा होता है तो आगे के नंबर में क्या होता है चेंजेस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर कौन सा नंबर है, ये हमारे पास इवन नंबर है, क्या है ये इवन नंबर है, जबकि आप देखेंगे ये वाला क्या है हमारे पास ओड नंबर है। तो इवन नंबर में क्या होता है नो चेंज होता है और ओड नंबर में क्या होता है चेंज होता है। सो ये नंबर हो जाएगा आपका 717.014 ही रहेगा, जो कि इसमें अवेलेबल है और इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन वैसे क्या हो गए खत्म हो गए। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21.024 हो जाएगा बच्चों, तो उसके बिहाफ पर ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 52 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिडिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट्स इन वाटर। देखो सोलिडिटी की बात की गई है, हेनरी लो ने भी सोलिडिटी के बारे में बताया था, बट आप यहां पर देखेंगे बेटा तो क्या दिया हुआ है आपको केस भी दिया हुआ है,
मतलब सॉलिडिटी तो है, बट एक्चुअली में ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ना कि हेनरी लॉ से पूछा गया है। तो वहां पर हमें AgBr ZnOH का होल ट्वाइस एंड Hg2Cl2, ठीक है, ZnBr AgBr जिंक हाइड्रोक्साइड एंड मर्क्यूरियस क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। AgBr की बात कर लेते हैं, ZnOH का होल ट्वाइस की बात कर लेते हैं, और मर्क्यूरस क्लोराइड की हम बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम इसका आयनाइजेशन करते हैं बच्चों, तीनों का ही आयनाइजेशन करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, Ag+ बनेगा और साथ में क्या बनेगा, Br- बनेगा, SS हो जाएगा। तो इसका जो Ksp है वो कितना हो जाएगा बेटा, S² हो जाएगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में कितनी है यहाँ पर 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे Zn के ऊपर कितना चार्ज आएगा बेटा, +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और साथ में जो 2OH- है, यहाँ पर S हो जाएगा, यहाँ पर 2S हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम Ksp निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, S⁻1 और 2S⁻2, सो ये हो जाएगा आपका 4S³ हो जाएगा बच्चों Ksp। यहाँ पर आप देखेंगे तो Hg2+ और 2Cl- लाइक S और 2S, तो इसका जो Ksp हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, S2S का स्क्वायर, दैट इज ये भी जाएगा आपका 4S³ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर सॉलिडिटी फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट में Ksp/4। यहाँ पर आप देखेंगे तो सॉलिडिटी फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी ये केस अलग हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा हमारे पास सॉलिडिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, √, एक्चुअली में थ्राइस आएगा, थ्राइस रूट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये भी बेटा हमारे पास, Ksp/ कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो √, कितना हो जाएगा हमारे पास, Ksp हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, Ksp हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू वहां से हम प्लेस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तीनों की वैल्यू जो है वो यहाँ से प्लेस हो जाएगी। 5 × 10⁻13 है, 10⁻15 है, और 1.3 × 10⁻18 है, ठीक है। 13, 15, 18, 5 और 1.53, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 5 × 10⁻13, यहाँ पर आ जाएगा √, थ्राइस 1 × 10⁻15 अपॉन में 4, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका अपॉन में 4, ठीक है। थ्राइस का जो कि हो जाएगा हमारे पास कितना है, 1.3 × 10⁻18 है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से रूट वैल्यूज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। रूट वैल्यूज यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो उस बिहार पर हम देखते हैं तो कंडीशन क्या आएगी, अगर मैं इसका रूट लेकर के काम करूं तो काफी कम वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। सबको सोल्व करने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या आएगी बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड AgBr और Hg2Cl2। देखो मैथमेटिकल पोर्शन है, आप उसको करेंगे कंफर्म यही आएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट बोला गया आपको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ट्रेंड आपसे पूछा गया है। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, डाउन टू द अर्थ जाने, डाउन टू द पीरियड ग्रुप में जाने पर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड है। बट हमें पता है कि यहाँ पर फ्लोरीन की क्या है बेटा, स्मॉल साइज है, और साथ में क्या है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो उस बिहाफ पर क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है, ठीक है। और चेंजेस क्या होता है, FCl-Bri ना आकर के क्या आता है, ClF-Bri आता है। ये थोड़ा सा क्या हो जाता है हमारे पास, आपस में चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है वो स्मॉल साइज, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। सो ClF-Bri, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर F होगा, देन उसके बाद यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर I होगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला गया है बेटा आइडियल सॉल्यूशन बोला गया है। क्या बोला गया है आपको, आइडियल सॉल्यूशन बोला गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है, ना तो हीट बाहर निकलती है, ना ही हीट क्या होती है, इवोल्व होती है, मतलब ना तो एक्सोथर्मिक ना ही एंडोथर्मिक। और वाकई में यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होता है, 0 होता है, यानी कि सोल्यूट और सोल्यूट को मिलाने के बाद उसमें वॉल्यूम में ना तो
इंक्रीमेंट आता है ना ही डिक्रीमेंट आता है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर 50 ml सोलवेंट में आपने 10 ml मिलाया तो 60 आना चाहिए, जो कि इक्वल होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई असर्शन इज कंप्लीटली करेक्ट। रीजन बोला गया है नो इंटरेक्शन। नहीं बेटा, इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, इंटरेक्शन तो होना ही चाहिए भाई। ठीक है, बिना इंटरेक्शन के कोई काम नहीं चलने वाला। आइडियल सोल्यूशन हो या नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, इंटरेक्शन तो होता ही होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्या है हमारे पास, एक तो असर्शन जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन करेक्ट के कितने ऑप्शन हमारे पास, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन तो खत्म हो गया। तो चलो, चौथा तो हो गया हमारे पास खत्म। अब यहां पर आप चेक कर लीजिए कि क्या कंडीशन बनने वाली है बेटा। बोलो क्या बना बेटा यहां पर। जो मैंने कहा आपसे नो इंटरेक्शन, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं उठती बेटा यहां पर। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत सही क्वेश्चन था, ये वाला स्कोरिंग क्वेश्चन था बेटा। द अमीनो एसिड आपको बोला गया बेटा क्या, द अमीनो एसिड गिव्स अ रेड ब्लड कलर। अच्छा, ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। देखिए, पहले हमें यहाँ चाहिए रेड ब्लड, जो कलर होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारे पास थायोसाइनाइड का। अब क्योंकि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका हो गया है, यानी कि ऐसा कंपाउंड आपको चूज करना है, ऐसा अमीनो एसिड यहाँ पर चूज करना है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो बेटा, सल्फर भी प्रेजेंट हो और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। अब वैसे तो देखा जाए तो चारों के चारों हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड्स ही हैं बेटा, और अमीनो एसिड है तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर नाइट्रोजन तो सब में ही प्रेजेंट होगा बच्चों, नाइट्रोजन तो सब में ही प्रेजेंट होगा। बारी किसकी आती है, सल्फर की, बारी किसकी आती है, सल्फर की। थोड़ा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये, अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा पूरा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और इस लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, मेथियोनाइन जो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, CH3 सल्फर, CH2 CH2 CH1 is COOH एंड NH2। तो आप यहां देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर नाइट्रोजन भी है और यहां पर सल्फर भी है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इज वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर बढ़ते हैं बेटा। ओके, 56 गिवन है आपको, एसिडिक मीडियम में आपको कंडीशन गिवन है बेटा, कौन सी एसिडिक मीडियम में कंडीशन है आपके पास, वॉल्यूम आपको गिवन है बेटा, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ऑक्जेलिक एसिड आपको बोला गया है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, H2C2O4 हो जाएगा बच्चों। इज टाइट्रेटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट, इसको किसके साथ टाइट्रेट किया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टाइट्रेट किया गया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब इफ द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रीच एंड पॉइंट इज 10 ml। यहाँ पर वॉल्यूम आपको गिवन है, सेकंड वॉल्यूम पोटेशियम परमैंगनेट का। द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज, स्ट्रेंथ मतलब आपसे पूछा गया है बेटा क्या, कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो ऑक्जेलिक एसिड 10, 25, 0.25 और 10। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का क्वेश्चन है बेटा। किसका क्वेश्चन है ये वाला हमारे पास, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि हमारे पास जो है एक हम ले लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, इक्विवेलेंट, और यहां पर भी इक्विवेलेंट ले लेंगे किसका हम, ऑक्जेलिक एसिड का H2C2O4। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास N1 V1 एंड कंसंट्रेशन। ठीक इस तरह से क्या हो जाएगा, N2 V2 और कंसंट्रेशन 2। ठीक है बच्चों, यहां पर आप देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है बेटा, एसिडिक मीडियम बनाता है क्या, Mn+2। तो यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2 है। ऑक्सीजन स्टेट कितना है बेटा, +2 है। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 7 है। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर N1 के लिए कितनी आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। वॉल्यूम आपको 10 गिवन है, कंसंट्रेशन हमको पता करनी है, इज इक्वल टू N2 H2C2O4 जो है वो हमारे पास कितना दे सकता है बेटा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसका 2 वैलेंसी फैक्टर हो गया।
यहाँ से आप देखेंगे तो वॉल्यूम कितना देगा था इसका भी 20, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी थी 0.25। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पर तो 10 से क्या हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25, 50, दैट मीन्स 5.0। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा M1। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा ये 50। सो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पर M1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कंडीशन गिवन है बच्चों। 10 की पावर -1 आया ना, तो 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 0.1 ही तो हुआ बेटा। सही बात है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे, बट ये हमारे पास बताती है मॉलिक्यूल की आयनिक कोवेलेंट प्रॉपर्टीज, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरह से आयनिक बेस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, और जहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी थी जो फील्ड स्ट्रेंथ को बताता है, किस बताता है बेटा, फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ से ये क्वेश्चन आया है, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो होता है, अगर आप देखेंगे उस सीरीज में, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ किसका होता है, कार्बोनाइल का होता है। तो कार्बोनाइल और कार्बोनाइल, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर सबसे जो वीक होता है वो कौन होता है, सील होता है। तो अभी भी दोनों ऑप्शन के बीच में घुमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि H2 वीक होता है, इसको बाद इसकी ज्यादा रखी है, और NH3 स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी कम रखी है। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। दैट फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई है? अरे हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आपको गिवन है बेटा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 2, अंडरगो द एक्सपांशन फ्रॉम 10 लीटर टू 100 लीटर, यानी V1 और V2 की वैल्यू आपको गिवन है बेटा। ठीक है, 300 केल्विन टेम्परेचर आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, यानी सिस्टम और सराउंडिंग निकालना है, तो डेल्टा एस सिस्टम। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में आपको बोला गया है कि आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, सब में आर लगा हुआ है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा एस जो है, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NR ln V2 अपॉन V1। ठीक है, डेल्टा एस हमने क्या निकाला है बेटा, यहाँ पर डेल्टा एस निकाला है हमने यहाँ पर सिस्टम। एन के लिए 2 थी, आर के लिए एज इट इज रखो। ln का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर कितना 2.303, और log V2 मतलब 100 और V1 मतलब 10। तो log 10 के लिए कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 2 जा 6 0, 3 2 जा 6 डेसिमल, 2 2 जा 4 R। तो सिस्टम की वैल्यू आ गई बेटा। अब हम जानते हैं कि सिस्टम सराउंडिंग बराबर क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की अगर हम बात करें, तो क्या होता है, वैसे 0 होता है, बट कंडीशन क्या गिवन है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बोला गया है आपको एक्सपांशन हो रहा है बेटा। एक्सपांशन हो रहा है मतलब एक तरह से कुछ कंडीशन जो है वो इक्वली सोल्व नहीं हो पा रही है। ठीक है ना बेटा, तो एक कंडीशन जो है हमारे पास 0.66, देखिए पहले बात तो ये खत्म हो गया, एक ये वाला खत्म हो गया, बचे क्या, 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक 0.66 और एक माइनस। तो ओवरऑल वैसे 0 होता है, बट कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पर एक्सपांशन है, इसलिए हम ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, एक्सपांशन में हमारे पास सिस्टम जो है वो सिस्टम सराउंडिंग के बराबर इक्वल टू 0 में नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर आंसर सेकंड आता, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा बेटा, 4th इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, बोला गया है बेटा आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है बेटा आपके पास, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है R नॉट माइनस KT। मतलब आप ये भी बोल सकते हो सर R हो जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस R नॉट माइनस R इज इक्वल टू KT। ठीक है, चलिए, बट कंडीशन क्या है ना, यहाँ पर इक्वेशन जो है वो A भी नहीं रखी है, आपको 2A दे रखा है, तो पहले इसके लिए रेट लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना बेटा,
इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, रेट लिखेंगे। रेट क्या हो जाएगी, डी ए बाय डी टी और अपॉन में 2 आ जाएगा इक्वल टू के, क्योंकि हमारे पास क्या है जीरो ऑर्डर है इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस डी ए इज इक्वल टू 2 और के, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा के एंड डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 और के और टी, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली में क्या है हमारे पास, ए मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ए मतलब रिएक्टेंट है, ए मतलब क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली में अब कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास, अब 2 kT की हो जाएगी, क्या हो जाएगी कंडीशन यहाँ पर, 2 kT की हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, 1 है, तो के की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। टाइम जो है, अच्छा इनिशियल कंसिडरेशन कितना है बेटा हमारे पास, ये 2 हो गया, ठीक है। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% कंप्लीट हो गया, तो 25% बचा बेटा, तो 25 का मतलब कितना हुआ, 1/4 हो गया बेटा, 1/4 हो गया, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है, लेकिन 1/4 किसका, 2 का 1/4, किसका 1/4, 2 का 1/4, ठीक है बेटा। चलिए तो देखते हैं, और टी की वैल्यू कितनी है, टी तो हमें शायद निकालना है ना, हाँ टी तो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो कितना हो जाएगा ये, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2t, यहां पर आप देखेंगे कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा इक्वल टू 2t हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां से 2 से टाइम किया तो 0.75 के आसपास की वैल्यू आने वाली है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। यहां पर बोला गया है आपसे, असर्शन जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिशन मेटल होते ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं बेटा, असर्शन करेक्ट है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग, बिल्कुल सही बात है। इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग जैसे क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं इनके, ज्यादा होते हैं, तो रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, बोलिए बच्चों, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है आपको, फॉर अ सॉल्ट XY विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको गिवन है बेटा, द प्लॉट मोलर क्वांटिटी वर्सेस कंसंट्रेशन रूट हैज अ स्लोप, स्लोप आपको गिवन है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये रिलेशन किसका बताता है बेटा, डी बाय हैकल ऑन-सेकर इक्वेशन, जो कि होती है हमारे पास कैप m इज इक्वल टू कैप m नॉट लिमिटिंग मोलर माइनस ए, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कांस्टेंट होता है उसको बोल सकते हो आप यहाँ पर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और रूट सी। चलिए तो आपको क्या क्या गिवन है, स्लोप आपको गिवन है जो कि कितना है बेटा, -90 है, क्या है, -90 है, ठीक है, -90 गिवन है आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और रूट सी जो है वो कंडीशन क्या है बेटा आपके पास, 0.01 है, मतलब 10 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। कैप एम आपको गिवन है क्या, 298 केल्विन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन कैप एम आपको गिवन है बेटा कितना है, 145 के आसपास है, ठीक है। और कैप एम नोट आपको एक्चुअली में क्या करना है, नहीं कैप एम नोट भी नहीं निकालना है आपको, आपको निकालना है यहाँ पर क्या, XY। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम XY की बात करते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी, तो क्या होगा हमारे पास, एक X का और एक Y का लिमिटिंग मोलर क्वांटिटी जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमें एक्चुअली में क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास क्या जाएगा यहां से, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, ठीक है। और क्या गिवन है, एक्स की वैल्यू आपको 74 गिवन है, तो यहां पर 74 आ जाएगा, यहां से जो वैल्यू आएगी उससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहां पर लैम्डा नोट निकाल सकते हैं, जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है बच्चों। यहां से कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिए कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट से, चलिए फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए बेटा।
बोलिए, आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया आपका 145, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0.01 है, तो 90 इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, तो ये कट जाएगा, इससे 9 आ जाएगा, ठीक है। उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, तो 145 प्लस में 9 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 154 हो जाएगा। 154 में से कितना करना है हमको, 74 माइनस करना है बेटा, 0, 8, 80, 80 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बोलो बात समझ में आती है क्या? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व, बाहर कितनी निकलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकलेगी हमें आपको पता लगाना है, ठीक है। अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 116 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन बेटा, 4 कार्बन आपके पास है, इसका मास कितना है, 116 ग्राम है। हमें पता है कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। 4 कार्बन है, 4 लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ऑक्सीजन चेक करेंगे, 4 2 8, 8 और 5 13, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 13/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13/2। चलिए, हमें काम किससे है यहाँ पर, हमें काम है ब्यूटेन से, और हमें काम है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। चलिए, तो जनरली हम जानते हैं यहाँ पर C4H कितना हो गया, 10 हो गया, C4H10, ठीक है। C4H10 का मास निकालते हैं हम, कितना होता है, तो यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। 58 आने वाला है, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा बेटा, 58 आ जाएगा, ठीक है। 12 4 जा 48, और 10 आ जाएगा, 58 हो जाएगा। यहां पर आप देखें 44 × 4, ठीक है। तो 58 हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमाउंट ऑफ कार्बन से, तो उल्टा चलना पड़ेगा, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि ओके 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन जो है वो हमें बना रहा है कितना, वो बना रहा है कितना हमारे पास, 4 × 44, ठीक है। तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा बेटा, 4 × 44 डिवाइड बाय 58, बोला गया है कितना बेटा, 116 ग्राम से हमको निकालना है, तो 4 × 44 × 58 इंटू कितना हो गया बेटा, 116 हो गया बेटा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको, 2 से कट किया, 2 2 जा 4, 1, ठीक है, 9 टाइम, ठीक है। इसको 2 से कट करो, 29 का कोई रिलेशन हो रहा है डायरेक्ट, चलो देखते हैं एक बार। नहीं आ रहा है डायरेक्ट कुछ, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार क्या मल्टीप्लिकेशन आ रहा है बेटा इसका, ठीक है। और जो भी आएगा हमारा फिर फाइनल क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्या क्या है कंडीशन, ओके, 2 × 4 4 है, ठीक है, इंटू 116 है, जिसको डिवाइड करने पर हमें पास कितना आने वाला है, 352 आने वाला है बेटा। कितने आने वाला है, 352, ओके। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, कोई टफ टास्क नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, जो कि टाइम लेगा थोड़ा सा, इसलिए हमने क्या किया, क्लास के बीच में ये चीज हमने खुद से सोल्व कर ली, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, आरएनएस इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो आरएनएस इक्वेशन का ln के वर्सेस 1/t के बीच में आपको ग्राफ गिवन है बेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं ln k इज इक्वल टू होता है हमारे पास ln a माइनस EA/RT, ठीक है बच्चों। चलिए, जो जो वैल्यू आपको गिवन है
यहाँ से हम निकाल लेंगे एल एन ए की वैल्यू, जो कि क्या है, स्लोप कितना हमारे पास 6 आ रहा है बेटा, माइनस ई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6.64 किलो जूल है, किलो जूल है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 6.64 इंटू 1000 करेंगे बेटा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 6640 जूल में आ जाएगा। क्यों लेंगे जूल में, क्योंकि आर की वैल्यू ऑलरेडी किसमें बेटा, जूल में है। चलिए, तो यहाँ पर ई ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 6640 अपॉन, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है 8.3 आ जाएगी बेटा, ठीक है, 1/T। एक्चुअली में क्या पूछा है आपको, शायद मेरे ख्याल से टेम्परेचर ही पूछा है, ठीक है, टेम्परेचर ही पूछा है, हाँ टेम्परेचर ही पूछा गया है ना, केल्विन 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 दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है। और एल एन के जो है हमारे पास वो स्लोप के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास कितना जाएगा 6640 बाय 8.3 टी को वहां पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 6640 अपॉन 8.3 इंटू 4, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा, तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास कितना आंसर आने वाला है 200 केल्विन के आसपास आएगा बेटा, ठीक है, सोल्व कर लेंगे आप तो 200 केल्विन के आसपास इसका आंसर आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए, सही क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्या है, टिपिकल तो नहीं बोल सकते आप इसको, लेकिन हाँ आपको वैल्यूज जो है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा इस केस में, है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस है, हीटिंग NaCl, सोडियम क्लोराइड को हीट कर रहे हैं किसके साथ बेटा, NaCl को हम हीट कर रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, और ये बोल रहा है कि कंसंट्रेट SO4 एंड MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास क्या है, हीटिंग विद कंसंट्रेट SO4 एंड MnO2 रिजल्ट्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn मतलब मैग्नीज में हो रहा है ना, ऑफ, ठीक है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड आपके पास बन रहा है इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज, इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज, मतलब मैग्नीज का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बन रहा है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब मैग्नीज भी कौन सा लिया आपने, परमैग्नेट भी हो सकता है बेटा, दूसरा भी हो सकता है, यहां पर देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड रिजल्ट है इज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज। अब मैग्नीज का कौन सा लेंगे हम, यहाँ पर परमैंगनेट आयन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या जाएगा, अमीनो4 के हिसाब से +7 आ जाएगा, +7 से क्या हो रहा है बेटा, ये +4 हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये बोल रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हो तो रिडक्शन रहा है बेटा, तो स्टेटमेंट 1 इसका इनकरेक्ट है, 1 इज इनकरेक्ट में एक ही ऑप्शन दिखता है हमको यहाँ पर, है ना, 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, तो 1 इज इनकरेक्ट में तो हमको एक ऑप्शन दिखता है ये वाला, सेकंड चेक कर लेते हैं हमको, Na के साथ हीट करोगे आप तो MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो यही तो बात कर रहे थे हम, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सही बात है, +4 से कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अमंग स्पीशीज विच गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको पूछा गया है बेटा, और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, वैसे तो फॉर्मूला होता है इसका √ n+2 बच्चा, यहाँ पर हम जानते हैं कि n का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके पास क्या होगा, उसका ही क्या होगा, ज्यादा होगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। चलो चेक कर लेते हैं, है ना, +2, वैसे तो नंबर जनरली कितना होगा इसका, हमारे पास +3 आएगा तो कितना हो जाएगा इसका, D4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसका अगर बात करेंगे तो D6 होता है तो इसका D5 हो जाएगा, इसका अगर ऑक्सीजन नंबर के हिसाब से निकालते हैं तो +7 होता है, D7S2 तीन वहां से गए तो क्या हो गया, यहाँ +6 हो जाएंगे, ठीक है, फिर TiS2 हो तो यहाँ पर तो D1 आएगा कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दो राय है ही नहीं इसमें। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखें तो कंडीशन जो आ रही है बेटा, ठीक है, वैसे तो 5 लिख रहा है आपको, लेकिन पता होगा CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में हमको क्या देखना है बेटा, बिलो हाईएस्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है बेटा, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट होगा। आयरन की बात करते हैं तो D6 और S2 होता है, तो वहां से 2 जाएंगे, 5 बचेंगे, ठीक है, वेरी गुड, सही है। तो कंडीशन क्या आएगी यहाँ पर, हाईएस्ट निकालने के लिए हमें पुश करेगा, तो फाइनली 5 इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास आ रहे हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसी के पास आ रहे हैं बेटा, 5 अनपेयर्ड हो गए ना इसके,
इसके पास 4 अनपेयर्ड हो गए। ऐसे देखने में क्या दिख रहा है आपको कि यार ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट इसका होना चाहिए, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड हो रहा है बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड तो क्या करेगा, ये पुश करेगा, क्या करेगा, ये पुश करेगा 6 के हिसाब से, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पर, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पास पता लग जाएगा कि कौन हाई फील्ड है और कौन लो फील्ड है, ठीक है। चलिए बताइए। ठीक है बच्चों, बैठा। दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, कंडीशन जो बन रही है वो हाईएस्ट के केस में बन रही है बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही केस में कंडीशन बन रही है, बट अगर हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर जो है वो +3 में ही आ रहा है, तो D5 और +3 सही बात है, ठीक है। तो ये यही ऑप्शन आना चाहिए मेरे ख्याल से ना, ठीक है बच्चा। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया है बेटा क्या, कि लेंथनाइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इज, कितने चाहिए बेटा, 4 अनपेयर्ड चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 4 अनपेयर्ड चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको गिवन है बेटा, और एटॉमिक नंबर से हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, सीरियम जो है इसके पास +3 है, मतलब इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये तो गया बाहर, 4 चाहिए हमको, है ना। नायोबियम की बात करें तो 60 है, 60 के हिसाब से अगर देखें तो कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा हमको इसका, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 60 है ना, तो जीनोन 54, 4F एंड 5D एंड 6S 56, ठीक है। 56 एंड 4 एंड 0, 60 +3 बोल रहा है, यहां से गया, यहां से गया, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड है, ये भी गया। टीबी की बात करते हैं, 65 होता है, कितना होता है बेटा, 65 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 8 हो जाएंगे, तो ये 9 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 के आसपास हो जाएगा, मतलब लगभग 10 ही मानो आप इसको, है ना। तो 9 भी अगर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर भी लगता तो नहीं मुझे कंडीशन आने वाली है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 अनपेयर्ड है, हमको 5 नहीं चाहिए, हमको कितने चाहिए बेटा, 4 चाहिए। तो बचा कौन सा ऑप्शन, HO, ठीक है भाई, बात समझ में आती है। चलिए, द फॉर्मूला ऑफ द टेट्रामाइन, तो ये हो गया टेट्रामाइन एक्वा डाइक्लोरो, एक्वा मतलब ये रहा एक्वा, तो ये तो गया, एक्वा बाहर आ रहा है तो गया, एक्वा डाइक्लोराइड, ये दोनों में ही है, लेकिन क्लोराइडो है और कोबाल्ट है, ठीक है। दोनों में ऑप्शन में चेक करना है, तो ये भी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 किस में आएगा, देखो -1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 0 होता है, तो इसका तो -2 आ रहा है, मतलब +2 आ जाएगा, तो ये तो हो गया खत्म, यही आंसर है, ठीक है बच्चों। बोलो, बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा मिलता जुलता है, थर्मो का ही है वैसे क्वेश्चन तो, ठीक है, बट थोड़ा सकता है कि आइडियल गैस का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो उस पर भी हमको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आइडियल गैस वाली कंडीशन है या फिर कोई दूसरी कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है बेटा। बात समझ में आती है। चलिए, तो क्या क्या गिवन है आपको देख लेते हैं क्वेश्चन में। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको गिवन है बेटा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दे रखा है, तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं है यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है आपको, आगे क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको बोला गया है W1 W2 W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन कैलोरीज, कैलोरीज में वर्क डन गिवन है आपको, द प्रोसेस 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, U2 और U4 डेल्टा चेंज फॉर इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ 2 and 4। 2 और 4 के लिए क्या है यहाँ पर, डेल्टा U2 है, और 4 के लिए प्रोसेस क्या है बेटा, 4 के लिए प्रोसेस है डेल्टा U4, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल तो 1 ही सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, RT ln
V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा आपका W1 के लिए, यहाँ से यहाँ वाला केस, ठीक है। U2 के लिए हो ही गया, और दोनों प्रोसेस क्योंकि अपोजिट तो कैंसिल हो जाएगा बेटा ना, दोनों प्रोसेस क्योंकि अपोजिट से क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब सम करेंगे हम ओवरऑल। फिर बचता क्या है हमारे पास, 2 3 का हो ही गया, 3 4 2 3 का देख नहीं 1 2 का तो ये हो ही गया हमारे पास, 2 प्रोसेस का 3 का देख लेते हैं। 3 में भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3, तो बचा क्या 1 और 3 तो बच रहा है, 1 और 3 1 और 3 1 और 3, बस बाकी तो लिखना है, मेंशन करना है और क्या करना है, ठीक है। बाकी तो सारा मेंशन करना है बेटा। 2 कहाँ से लिखा, R की वैल्यू 2 है बेटा, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था आपको कि यार U2 U4 का क्या करें। देखो आप इसमें डायरेक्शन देखोगे आप तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन है, तो वैसे क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। 70 क्वेश्चन है। असर्शन बोला गया है बेटा आपको, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज कॉल्ड लेवल असर्शन, ठीक है। द फर्स्ट टेंशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ, देखो बी सी, अगर हम जनरल ट्रेन की बात करें तो BCNOF, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है जनरली। तो अब यहाँ पर कंपेयर इसलिए बोला गया बेटा ऑक्सीजन के लिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का देखें तो ये होता है हमारे पास P5, ये होता है P4 और ये होता है P3, और अगर इनका ऑर्डर देखें हम यहाँ पर तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से और फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या आएगी, कम आएगी। तो फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, बिल्कुल सही बात है। रीजन द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लीड्स टू स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। हाफ फील्ड तो क्या बोलेंगे हम, लूज करने पर तो क्या बनेगा, P3 बनेगा, हाँ सही बात है, हाफ फील्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाफ फील्ड बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये भी क्या हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो इसका तो इससे कोई खास नाता है ही नहीं कि मतलब कंडीशन तो दोनों सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो है हमारे पास बिल्कुल क्या है, करेक्ट गिवन है इसका, ठीक है बेटा। चलिए चलो, consider the following statements about the following about the solutions formed by mixing two liquids, ठीक है बेटा। क्या बोला गया आपको यहाँ पर, 2 लिक्विड्स आपको गिवन है। पहला आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म ओबे राउट्स लो, देखो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है बेटा, तो राउट्स लो को क्या करे, फॉलो करे। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड स्टोन शो, यस क्लोरोफॉर्म जहां पर भी आएगा वहां पर कंफर्म नेगेटिव होगा, तो मतलब बी। मिक्सचर ऑफ एनलिन और फिनॉल पूछा गया है, शो पॉजिटिव, नहीं बेटा फिनॉल और एनलिन जो है हमारे पास नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास गलत हो गया, तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, पार्शियली पोलर होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव डेल्टा हो जाएगा। लोन पे नाइट्रोजन के पास होते हैं, ये खा जाएगा किसको, MgBr को, बचेगा यहाँ पर क्या, अकेला बेंजीन, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर बेंजीन हो जाएगा बेटा। दूसरा कंपाउंड जो बनेगा उससे हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं बेटा वो वाला कंपाउंड, है ना। दूसरा कंपाउंड जो बनेगा बच्चों वो बनेगा हमारे पास NH और MgBr, इस जो आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। बोरॉन हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी 4, यस यस बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों, BF4 माइनस होता है, सही बात है। आगे चेक करते हैं 3 वैलेंसी ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल देखो बेटा, बेरिलियम का नंबर कितना होता है, 4 होता है, 1s2 2s2, ठीक है, और 2 है तो 2p भी होगा, तो यहां पर p में 3 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स, और s में कितने हो जाएंगे बेटा, एक तो 3 4 है, तो यानी कि गलत हो गया। मैक्सिमम हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, नहीं भैया मैग्नीशियम तो +2 होती है, ये भी गलत हो गया। एल्यूमिनियम हैज अ 5, ओके एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है, 13 होता है बेटा, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3d अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ पर तो d में कितने हैं बेटा ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स तो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और p में अगर आप देखेंगे तो p में हमारे पास क्या है, ये रहे,
तो ऑर्बिटल्स तो है, एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल्स। वैलेंस ऑर्बिटल मतलब नहीं 3s3p3d 3d क्या हो जाएंगे, वैलेंस ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब अगर मैक्सिमम बन सकता है बेटा तो LF6 बन सकता है ना। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बोला गया है भाई, अंडरगोज रिवर्सिबल थर्मल डीनेचरेशन ऑफ इनिशियल स्टेट N2D। N2D अगर हम यहाँ पर इसका क्या निकालें बेटा, इक्विलिब्रियम निकालें तो क्या जाएगा, D/N आ जाएगा। 60 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया ये, 273 में हम 60 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा केल्विन में, है ना बेटा। ओके, इक्विलिब्रियम पर बोला गया है। अच्छा, इक्वल एट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में बेटा तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ डिनोटेशन ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। चलो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, के की वैल्यू 1 है, तो मतलब डेल्टा जी जो है वो भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। तो उस बिहार पर हम देखें, ठीक है, डेल्टा जी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमें निकालना है बेटा। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी हो जाएगा। वैल्यू अगर आप देखेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 666 अपॉन 333, ऑलमोस्ट कितना जाएगा बेटा, ये डबल ही आ रहा है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। मैच ऑफ द फॉलोइंग है बेटा। ठीक है, PCl5 है, PCl5 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, PCl5 है स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बायपिरामिडल, यानी कि फर्स्ट का 4 हो जाएगा। BrF5 है, BrF5 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, Br है और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्डिंग हो रही है, तो मतलब बोल सकते हैं कि एक लोन पेयर हो जाएगा और 5 हो गए तो 6 हो गए, लगभग कितना हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर और पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर और पिरामिडल, नहीं, रुकिए, इसका तो हो जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल और इसका हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल और ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट है। चलिए तो ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4 एक में ही है, सी का 1 एंड डी का 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है आपको गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है। पहला स्टेटमेंट आपको यहां पर गिवन है ट्रांस के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, देखिए बोला गया आपसे ट्रांस ब्यूटूइन अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे ट्रांस कंडीशन वाली, ठीक है, ब्यूटूइन, तो हमारे पास क्या है जो बनता है कंडीशन किसमें, ब्यूटूइन में, वो बनता है आपके पास मीजो। मतलब जब ट्रांस होगा तो ट्रांस में हमारे पास क्या होता है, एंटी फॉर्मेशन होता है और बनता है हमारे पास मीजो। ये कंडीशन हमारे पास होती है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो होता है। ठीक है, ट्रांस जब भी हो तो उस केस में एंटी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे एक सिन एडिशन होता है और एक एंटी एडिशन होता है, उस तरह से, और बनेगा हमारे पास मीजो कंपाउंड। वहीं पर आपको बात कर रहे हैं यहां पर ट्रांस सिस ब्यूटूइन अपॉन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के केस में बनता है हमारे पास यहाँ पर सिस बोला गया है। ठीक है, तो सिस के केस में बनेगा हमारे पास सिन और ये भी फॉर्मेशन होकर के बनेगा हमारे पास मीजो कंपाउंड। क्या बनेगा बच्चों, मीजो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब मीजो कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, कायरल्स। मीजो कंपाउंड जो है वो कायरल होने के बाद, कायरल नहीं होते क्योंकि सिमेट्री है ना वहां पर, इसलिए। ठीक है, तो क्योंकि मिक्सअप कंडीशन है, तो आप देखेंगे यहां पर तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारे पास ये माना जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो माना जाएगा आपको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है, ब्रोमीन की और यहाँ पर OH की, यहाँ पर डायोल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी, ट्रांसफॉर्म में एंटी फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एंटी, और वो क्या बनाएगा हमारे पास, मीजो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कंडीशन हमारे पास क्या होगी, मीजो तो होगी बट कंडीशन क्या है, सिन एडिशन है। क्या है ये, सिन एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास
आपके पास एल्काइन है, एल्काइन में आप क्या कर रहे हैं यहां पर, एल्काइन में आप कर रहे हैं देखेंगे आप इसको, ओके ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको बोला गया है यहां पर कि के और एल में क्या रिलेशन है, या फिर एम और एन में क्या रिलेशन है, वो आपको बोला गया है। ठीक है बेटा, दो ही रिलेशन पूछे गए हैं आपसे, एक तो के और एल का रिलेशन पूछा गया है, जो भी करेक्ट होगा उस केस में एम और एन का रिलेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर जब हम इसको करेंगे लिडनार कैटलिस्ट, और एक हमारे पास क्या है सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, जिसको आप बोलते हो ब्रिज रिडक्शन। क्या बोलते हो बेटा आप इसको, ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन जो है वो बनाता है हमारे पास ट्रांस, और ये बनाता है हमारे पास सिस। क्या बनाता है बेटा, ये सिस बनाता है, मतलब सेम साइड पे, और वहां पर क्या जुड़ेगा हमारे पास, अपोजिट साइड होगा। यहां पर क्या रिडक्शन ही होगा बेटा, दोनों ही केस में क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का। ठीक है, तो के और एल जो है, ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या है, सिस और ट्रांस बनने के चांसेस है। आगे क्या बोला गया है कि HBr की रिएक्शन आप कराएंगे इसके साथ, क्या क्या कराएंगे आप, HBr की रिएक्शन जब आप कराएंगे तो हमारे पास कंडीशन होने वाली है Br और HC, यहां पर HH आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है बच्चों, ठीक इस तरह से यहां पर क्या हमारे पास परोक्साइड है, क्या है बेटा, ये परोक्साइड है। तो परोक्साइड के केस में क्या बनने वाला है, PH फिनाइल, और यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड विद CH2 एंड हियर इज CH2। ठीक है, जिसमें हमारे पास बनेगा बेंजील परोक्साइड है, तो लेस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लेस प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, मतलब हायर डिग्री पे ना जाकर के कहां जाएगा बेटा, वो लोअर डिग्री पे जाएगा। कहां जाएगा, लोअर डिग्री पर। ठीक है बच्चों, तो लोअर डिग्री वाला हमारे पास बनेगा, तो ये परोक्साइड प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये परोक्साइड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है यहां पर लगेगा एंटी मार्कोनिकोव रूल, और यहां पर लगेगा मार्कोनिकोव रूल। तो हायर डिग्री और लेसर डिग्री यहां पर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, HBr है ना, तो यहां पर भी HBr आएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया के एंड एल आर जियोमेट्रिकल आइसोमर। के एल जो है वो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, वैसे सिस ट्रांस तो बोल रखा है आपको। ठीक है, बट दिक्कत ये है ना कि ये कंप्लीटली क्या कर देगा इसको, यहाँ पर पैलेडियम विद पैलेडाइज चारकोल बोलते हैं इसको। ठीक है, वहीं पर हमारे पास कंडीशन क्या है, के एंड एल आर एनेंशियोमर, एम एंड एन आर स्टीरियो आइसोमर। तो अगर आप देखेंगे बेटा तो कंडीशन क्या बनेगी, यहां पर 1 की जगह कंडीशन कुछ और बनने वाली है ना। तो ये और ये जो है हमारे पास क्या बनेंगे, स्टीरियो बनेंगे। क्या बनेंगे, स्टीरियो, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहां पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, और जहां पर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हो आप, स्टीरियो आइसोमर बोलते हो। क्या बोलते हो, स्टीरियो आइसोमर यहां पर बोलते हो। ये उलझाने के लिए है कि सिस और ट्रांस बन गया, इसलिए उलझाने के लिए बेटा ये वाला हमेशा ध्यान रखना भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये कायल फॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट, फेशियल और मेरिडियोनल। क्या बोला गया बेटा, फेशियल और मेरिडियोनल आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला MA3 और B3 वाला ही क्या शो करता है, फेशियल और मेरिडियोनल शो करता है, यानी फेस आइसोमर, फेस और मर, फेस मर आइसोमर। MA3B3 यही आंसर है, ये नहीं होगा, ये तो आइसोमर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 4-2, तो ये हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी नहीं है। ये हमारे पास ऑप्टिकल बनाएगा, बट हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर ऑप्टिकल नहीं, हमें क्या चाहिए, फेस आइसोमर, जो कि जियोमेट्रिकल का टाइप होता है। आगे बढ़ते हैं साहब, आइडेंटिफाई द रिएक्शन व्हिच गिव एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखिए बेटा, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके क्या बनाएगा, रिड्यूस करके बनाएगा CH2NH2, और ये एक एनिलीन नहीं है, ये एक एनिलीन नहीं है, ये क्या है हमारे पास, बेंजाइल अमाइन है। क्या है बेटा, ये बेंजाइल अमाइन है। हमको क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर एनिलीन चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। आप देखेंगे यहाँ पर तो ये होती है HBD रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जनरली इसको पढ़ने के लिए अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो KOH और Br2 क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप को यहां से हटाएगा। ठीक है,
और क्या बनाएगा यहाँ पर, एनिलीन बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, एनिलीन बनाएगा। तो मतलब यही हमें चाहिए था। और भी चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। तो तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है बेटा वो क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता नाइट्रो को रिड्यूस नहीं कर पाता, डू नॉट रिड्यूस नाइट्रो ग्रुप, इसलिए यहां पर हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये गलत, ये सही। और यहां पर आप देखेंगे HCl, तो बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा, यहां पर लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब जो है HCl जो है वो यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। और क्या लग जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपके पास OH, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो बन जाएगा एक एसिटिक एसिड और एक बन जाएगा एनिलीन। तो B and D इज द करेक्ट आंसर। B and D इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये वाला आ जाएगा, B and D वाला आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट लर्निंग बेस है ना, लर्निंग बेस क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है हमें कि भैया विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है किसमें, कैरेट्स में प्रेजेंट होता है बेटा। विटामिन ए किसमें प्रेजेंट होता है, कैरेट्स में होता है। विटामिन B12 किसमें होता है बेटा, मीट में होता है, ठीक है। और विटामिन ई किसमें होता है, सनफ्लावर ऑयल में होता है। तो बचा क्या, विटामिन के फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स, दैट्स इट, ठीक है। तो फर्स्ट का हमारे पास आ रहा है क्या, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। लर्निंग बेस था ये पूरा कंप्लीटली। ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा खतरनाक बात नहीं है इसमें भी। ऑक्सीजन नंबर निकालना है आपको, ठीक है। 10 to the 20 20/4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 आ जाएगा, H2 जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या क्या, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 6 ये हो गया, नहीं। यहाँ बात करें 5 to the 10 10 to the 5, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 2 पे 3, एल्यूमिनियम पे कितना आ जाएगा बेटा, 3 चार्ज आ जाएगा। सल्फाइड पे कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो 5 3 -2, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। ये तो वैसे क्या होना, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, 2 to the 4, ये +4 आ गया बेटा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3 6, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन वापस क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। तो ये वापस क्या हो गया, गलत हो गया। 6 4 जा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। Cl2O7 है वैसे भी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, वेरी गुड। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 2 12 12 बाय, तो 3 आ जाएगा। तो 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है बेटा। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या बोला गया है, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एल्डोल कंडेंसेशन, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो पहली बात आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन है, कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो पीएच के साथ क्या है, CHO है, ठीक है बेटा। ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या होने वाला है, ये H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का। ये CH3 हो गया, ये CO हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा और बेंजीन आ जाएगा, ठीक है। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ तो सही बात है ना, एल्डोल कंडेंसेशन से कौन ऑब्टेन नहीं होगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन के बिहाफ पर, तो हमारे पास तो प्रोडक्ट एक ही आ रहा है बेटा, 4th वाला, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है बेटा, एल्डोल में सेल्फ और क्रॉस देखते हैं हम, यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है, ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट बन ही रहा है यहाँ पर, तो यही कंडीशन आनी चाहिए इसकी 4th वाली, ठीक है। कैन नॉट बी ऑब्टेन, सिंपल था ये वाला, है ना। हम जनरली क्या करते हैं, डिहाइड्रोलाइज करते हैं सेकंड केस में, स्टेप बाय स्टेप करते हैं वैसे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया बेटा। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन भी।
इसमें क्या बोला गया आपसे, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट का मतलब होता है बेटा लगातार डबल बॉन्ड का होना, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर वापस क्या जाएगा पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड हो जाएगा। हेप्टा, हेप्टाडाइईन 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टा 1 3 डाइईन, ये 1 पर और ये 3 पर, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस लग रहा है, फिर भी 1 4 भी ट्राई कर लेते हैं। 1 4 डाइईन 3 4 5 6 7, 1 पर है और 4 पर है, कैंसिल आउट। 1 5 अगेन 3 4 7, ठीक है। 1 पर है और 5 पर है, मतलब ये भी खत्म, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है बेटा यही है हमारे पास फर्स्ट आंसर ही। 1 6 पे तो वैसे कैसे होगा, ठीक है ना, 1 यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर होगा, तो पॉसिबल ही नहीं हो, तो है ना। तो इसका भी आ जाएगा कितना, सेकंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ऑक्सीडेशन करना है आपको बेटा, क्या करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन। क्या करना है बेटा, पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन, ओके, पैरानाइट्रोटोलुइन, ये आपका पैरानाइट्रोटोलुइन है। ऑक्सीडेशन कर रहे हो KNO4 में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा और नाइट्रो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। और ये बोला गया है कि स्ट्रॉन्गर एसिड है देन बेंजोइक एसिड, मतलब जो हमारे पास बेंजोइक एसिड है बेटा, क्या है, बेंजोइक एसिड, इसको हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ये बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा ये एसिडिक है, सही बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, विट्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विट्रोइंग ग्रुप है, तो क्या होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर होगा। दूसरा चेक करते हैं, रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन, अगेन वही पैरानाइट्रोटोलुइन आपके पास है बेटा, और बोला गया है SnCl के साथ क्या किया गया, इसको रिड्यूस किया गया है बेटा, तो कंफर्म है हमारे पास रिड्यूस होकर के गिव्स अमाइन दैट मोर बेसिक देन एलिन। तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर अमाइन बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, गिव्स एन अमाइन, ठीक है। ये इसका काम क्या है, रिडक्शन करना है, क्या है इसका काम, रिडक्शन करना है, ठीक है। तो CH3 तो अपनी जगह पर सेट रहेगा बेटा, NO2 जो है वो क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला गया है कि मोर बेसिक, ये क्या है, मोर बेसिक है देन एनिलीन, मोर बेसिक है देन एनिलीन। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब कंफर्म बेसिक कैरेक्टर क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या लग रहे हैं यहाँ पर हमको, करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आई, दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक। चलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके फर्स्ट। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है, बोला गया ग्रीन कलर का जो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है हीटिंग बाय KNO4 एट, मतलब देखो पहली बात तो ये है कि जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड होता है किसमें, K2MnO4 में, और साथ में बनता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और साथ में बनता है ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखेंगे +7 ऑक्सीजन स्टेट है और यहाँ पर आप देखेंगे +6 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पे +4 ऑक्सीजन स्टेट है, ये आपका परमैंगनेट है और ये आपका मैग्नेट है, और इसका कलर होता है बेटा क्या, ग्रीन कलर, इसका होता है कलर पर्पल, डार्क पर्पल होता है एक्चुअली में, क्या होता है बेटा, डार्क पर्पल होता है। तो ग्रीन कलर होना और K2MnO4, तो K2MnO4 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ये तो बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, तो फिर बचा वैसे भी क्या हमारे पास, K2MnO4 बचा है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया है बेटा, आपको बोला गया है रिएक्शन आपको दी गई है, सीधे साफ सी बात है बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब आप करवाएंगे और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो कंफर्म है जो P बनेगा वो क्या बनेगा, एक तरह से बेंज एल्डिहाइड बनेगा बेटा, क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में काम करना है आपको, ठीक है, क्या करना है, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में काम करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, वो आपको चेक करना है। तो ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड P विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ब्रिस्क एफरेसेंस, देखो ब्रिस्क एफरेसेंस का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, और जो कि देता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, और कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कंपाउंड P प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद एनहाइड्रस AlCl3, अगर मुझे यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में ट्रीट करवाता हूँ किसको,
CH3COCl को, तो ये कहलाती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन बेटा। और इस केस में क्या होगा, असाइल ग्रुप इसके पास जाएगा और क्या बन जाना है, बेंजोइल एसिटोफिनोन बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन बन गया। तो क्या बोल रहा है, कंपाउंड पी। अब कंपाउंड पी और ये सिमिलर थोड़ा है बेटा, तो ये आंसर भी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड पी गिव्स अ व्हाइट पीपीटी। ओके, अगर मैं यहां पर देखूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवा रहा हूं बेटा। क्या करा रहा हूं, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करवा रहा हूं। तो ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करने पर बोल रहा है कि व्हाइट पीपीटी बनती है। क्या बनती है, व्हाइट पीपीटी बनती है। ठीक है बेटा, चलो ये व्हाइट पीपीटी हो गई। फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं हम यहाँ पर, क्या बोला गया है, कंपाउंड पी इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट। चलो पैलेडियम बेंजोइल क्लोराइड आपको गिवन है बेटा, तो कंपाउंड पी इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड। ओके, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इसका हम हाइड्रोजन कर रहे हैं किसके साथ, किसके साथ कर रहे हैं, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। और आप जानते हो तो ये क्या है हमारे पास, एक रोसेंटमुंड रिडक्शन है बेटा। क्या है ये, एक रोसेंटमुंड रिडक्शन है। और रोसेंटमुंड रिडक्शन में हमारे पास कंफर्म है ये सील हटेगा और यहाँ क्या जाएगा, H आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा। तो इसका मतलब कंफर्म है ये क्या बन गया हमारे पास, ये और ये कंपाउंड क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स इट इज द करेक्ट। और जो व्हाइट पीपीटी बन रही थी आपके पास, उसमें क्या हो रहा है, उसमें 2,4,6 प्रोडक्ट बनेगा बेटा। Br यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ पर 6 पोजीशन पर आ जाएगा और CH3 अपनी पोजीशन पर सेट रहेगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मतलब बोल नहीं सकते आप इसको कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाँ ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल से। डायरेक्ट क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पर आपको 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। तो अब आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर Cl एक है, कॉम्प्लेक्स एक है, तो 1:1 हो गया, तो ये नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे Cl 2 है और कॉम्प्लेक्स एक है, तो 1:2 हो गया, ये भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स एक हो गया और क्लोरीन 3 हो गया, तो 1:3, यही आंसर है। इसको भी चेक करते हैं, आगे पीछे कोई आयन नहीं है, इसका मतलब कोई रेशियो का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन अगेंस्ट डिस्टेंस। वेव फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, वेव फंक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का होना। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है वहां पर क्या होता है हमारे पास, वेव फंक्शन होता है। यहाँ पर आप देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन बोला द फिगर रिप्रेजेंटिंग 2 रेडियल नोड्स। ओके, यहाँ पर एक भी रेडियल नोड नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मिल जाएगा, यहाँ पर 2 चाहिए, एक यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 रेडियल नोड आपको नजर आ रहे होंगे। रेडियल नोड वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन की संभावना क्या होती है, 0। तो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के हिसाब से अगर बात करें बेटा, तो हमें पता है यार कि जो ऑर्डर होता है बेटा वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर एल्कोहल होता है, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर कीटोन होता है, ठीक है, फिर होता है आपका ईथर होता है, ठीक है, फिर आपका ईथर होता है, फिर आपका एल्केन होता है। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, जो कि ये रहा फर्स्ट नंबर, मतलब सबसे ज्यादा डी हो जाएगा, सबसे ज्यादा डी हो जाएगा। उससे कम कौन हो जाएगा, एल्कोहल। उससे कम कौन हो जाएगा, एल्कोहल। उससे कम कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड है क्या, एल्डिहाइड नहीं है। कौन है, कीटोन है। तो ठीक है, फिर कीटोन पे टिक करेंगे। कीटोन क्या हमारे पास, कीटोन इज सी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बचा आपका, ईथर बचा। तो ईथर क्या होगा इससे कम, तो DBC है, DBC है, उल्टा करके देना पड़ेगा, DBC है, DBC है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने लगाया उसने करेक्ट लगाया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज दैट हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर Ni2। देखिए बेटा, Ni2 का मतलब कितना हो गया हमारे पास, निकल नियोन जो है वो 10 नंबर होता है बेटा। 10 नंबर के हिसाब से कितना हो गया, 20 हो गया। और हमें पता है कि नियोन 20 है। हाईएस्ट जो होता है वो कहता है सिग्मा 2pz स्टार। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि सिग्मा 2pz होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सिग्मा नहीं है, नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। सिग्मा है, सिग्मा है, स्टार वाला करते हैं हम, तो ये स्टार वाला आ जाएगा बेटा। ठीक है, सिग्मा स्टार 2p, बस जेड नहीं लगा हुआ है, बेवकूफ बना लिए, वरना जेड आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो हमने अभी तक जो पेपर सोल्व किया है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करी है आपको समझाने की। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बने रहिए निशान क्लासेस के साथ, क्योंकि निशान है तो सफलता निश्चित है बच्चों। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।